आखिर नायडू और नीतीश की रातों की नींद किसने हराम कर दी है? ये महिला कौन है जो अकेले नायडू और नीतीश पर भारी पड़ गई हैं? और क्या ममता बनर्जी के बागी सांसद जो एनसीपीआई के अब सांसद हैं, जो कि एनडीए को समर्थन देने के लिए ललायत हैं, मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए ललायत हैं, उनके बीच में भी गुटबाजी हो गई है, फूट पड़ गई है? इस एक वीडियो में 3-4 अलग अलग वीडियो की जानकारी दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रही हूं और ये जानकारी केवल सूत्रों के हवाले से नहीं है, ये जानकारी 2-3 लोगों ने मुझे बताई है। दोस्तों हुआ ये है कि आप चाहें तो कल मेरी खबर विस्तार से देखिएगा। मेरी कोशिश होती है मैं केवल खबर ना दिखाऊं, आपको खबर का पूरा प्रोस्पेक्टिव बताऊं दोस्तों, जो कोई और आपके सामने नहीं रख सकता है। कल जब खबर आ गई थी, परसों रात, टीएमसी के 17 सांसद 20 सांसदों की एक चिट्ठी लेकर ओम बिरला के पास चले गए कि भाई हम एनसीपीआई में अपना विलय करना चाहते हैं और हम एनडीए को समर्थन देना चाहते हैं। हमारा तो पूरा जो बैठने का आप अरेंजमेंट है संसद में वो अलग कर दीजिए, हम तो एनडीए के साथ हैं। उसी वक्त मैंने आपको खबर जो पहली दिखाई थी वो ये दिखाई थी कि ये सीधा सीधा एनडीए में गतिरोध पैदा करेगा। चंद्रबाबू नायडू जिनके 16 सांसद हैं और नीतीश कुमार जिनके 12 सांसद हैं, उनकी जो सरकार में जो दावेदारी है, बार्गेनिंग पावर ना केवल कम होगी बल्कि उनके मंत्री पद पर भी एक बड़ा शिकंजा कस सकता है। दोस्तों ये खबर चली रही थी, तभी अचानक अमर उजाला में मैंने आज एक खबर देखी जिसमें आप जानते हैं अभी कुछ दिन में मंत्रिमंडल विस्तार होना है मोदी कैबिनेट का। तो इसे लेकर जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि ये जो काकोली घोष हैं, इनके ही नेतृत्व में ये 17 सांसद इकट्ठा हुए, फिर ये 20 हुए और 2/3 हो गए। दरअसल ये काकोली घोष अब एक तरह से लीड कर रही हैं, मतलब यही बेसिकली अब बागी सांसदों को लीड कर रही हैं। इनके लिए सुनने में आ रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंट किरदार बन गई हैं कि अब, क्योंकि ये सबसे बड़ी सहयोगी हो गई एनडीए की। फिर चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद है, वो सबसे बड़े सहयोगी थे। अब इनके पास अकेले 20 सांसद हैं, तो ये सबसे बड़ी सहयोगी है। तो सुनने में आया है इस खबर के मुताबिक कि कैबिनेट विस्तार जो होने वाला है, इसमें काकोली घोष ने, क्योंकि इनके पास 20 सांसद हैं, कैबिनेट के 2 पद मांग लिए हैं और राज्य मंत्री का 1 पद मान लिया है। ये टीडीपी और जेडीयू से कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टीडीपी जिसके 16 सांसद हैं और 12 सांसद वाली जेडीयू, कैबिनेट के 1-1 और राज्य मंत्री का 1-1 पद इनको मिला है। अब भाई इनके पास उनसे ज्यादा है, तो ये कह रहे कैबिनेट के 2 और राज्य मंत्री का 1, मतलब आने से पहले ही खबर है कि इन्होंने एनडीए में खलबली मचा दी है और दोनों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर भारी पड़ गई है काकोली घोष। तो सुनने में तो ये भी आया है इस खबर के मुताबिक कि बीजेपी जो है इस गुट के इस मांग को सपोर्ट भी कर सकती है। अब इसकी 2 वजह हो सकती है दोस्तों। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करके बीजेपी एक तरह से एक तीर से 2 निशान कर रही है। कैसे? उसने ममता बनर्जी को तो खैर कमजोर कर ही दिया, टीडीपी और जेडीयू को भी बता रही है कि आपके जो सांसद जीत के आए हैं ना, वो इनकी संख्या कम है और ये जो बागी सांसद है इनकी संख्या ज्यादा है। इसके और भी बहुत सारे मैसेज हैं कि अपनी अपनी पार्टी तोड़कर लाओ, एनडीए को सपोर्ट करो, देखो इतने मंत्री पद आपको मिल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे पॉलिटिक्स में मैसेजिंग के थ्रू की जाती है। अब सोचिए दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं? नीतीश कुमार तो खैर अब मुख्यमंत्री भी नहीं बचे, उनके सांसद कितने भाजपाई और कितने जेडीयू के हैं वो तो खुद उनको भी नहीं पता होगा। तो जेडीयू तो बस नाम की जेडीयू बची है, वो तो अब लगभग भाजपाई हो चुके हैं सारे के सारे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो हैं अभी, उनके तो बेटे नारा लोकेश है, उनको तो पॉलिटिक्स करनी है, वो भी देख रहे होंगे क्या खेल चल रहा है। अच्छा, इन सब में एक और बड़ी दिलचस्प कहानी है दोस्तों, वो ये है कि काकोली घोष के लिए बोला जा रहा है कि उन्होंने जो मंत्री पद मांगा है वो अपने लिए मांगा है। ये मुझे जानकारी किसी ने दी है, मैं किसी से बात कर रही थी, राजनीतिक गलियारों में जो चल रहा है। तो कहने वाले अब ये कह रहे हैं कि ये जो 2 मंत्री पद मांगे गए, कैबिनेट मंत्री पद और 1 राज्य मंत्री, इसको लेकर भी गुटबाजी चल रही है, क्योंकि भाई सभी बुरे बने हैं, सभी ने बगावत की है, तो फिर काकोली घोष ही मंत्री क्यों बने? बाकी 17 जो हैं उन्होंने, उनमें क्या मतलब वो भी मंत्री बन सकते हैं? अब मंत्री पद है कम, बागी हैं 20, तो 20 के 20 चाहते हैं हम मंत्री बने। भाई अब बुरे तो बन ही गए। दूसरा ये भी है दोस्तों कि इन जो 20 बागी हुए ना, इनमें से सबको बीजेपी 2029 में टिकट देगी नहीं देगी ये भी क्लैरिटी नहीं है। मुसलमान जो हैं उनको तो नहीं देने वाली, ठीक है, तो इनको भी नहीं देगी, तो टिकट इनको पता नहीं बीजेपी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1-2 को मिल जाएगा, सबको नहीं मिलेगा। मंत्री पद का आता पता नहीं है, क्योंकि 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री अगर मिल जाता है 1% तो भाई तो फिर जो बाकी जो बच्चे हैं
समझ लीजिए 2 को मिल गया कैबिनेट पद, 1 को मिल गया राज्य मंत्री का पद, 3 हो गए तो 17 बच गए ना। तो 17 तो फिर सांसद ही रह गए। तो सांसद तो ममता बनर्जी के साथ भी थे। हाँ, यहाँ ईडी सीबीआई का संरक्षण मिल गया वो अलग, लेकिन इनको तो बड़ा ठगा हुआ महसूस होगा ना कि बुरे बने वो, आलोचना उनकी हो, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा वो करें और मंत्री भी ना बन पाए और बैठकर मोदी मोदी के नारे लगाएं। जब मोदी जी आएंगे तो मोदी मोदी के नारे बीजेपी वाले लगाते हैं ना, एनडीए वाले लगाते हैं, आपको भी लगाने पड़ेंगे, तो उसमें आपका मजाक बनेगा अलग। तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी चल रही हैं, जो बगावती गुट है उनके बीच में। और इसी को दरअसल कीर्ति आजाद ने बोला है। दोस्तों, कीर्ति आजाद जो कि टीएमसी के सांसद हैं, वो टीएमसी जो अभी भी टीएमसी है, ममता बनर्जी वाली टीएमसी, वो लगातार काफी मुखर हैं इस पूरे मुद्दे में। जो बगावती सांसद हैं उनके खिलाफ उन्होंने एक बात बोली है। वो कहते हैं जो असली टीएमसी है वो दीदी की टीएमसी है, और सब जानते हैं दीदी यानी ममता बनर्जी, जो दूसरा गुट है वो गद्दारों की पार्टी है। इन गद्दारों के बीच आपसी झगड़ा चल रहा है, ये आपस में इस बात पर लड़ रहे हैं कौन मंत्री बनेगा और किसे राज्य मंत्री का पद मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि जिस राजनीतिक पार्टी में वह शामिल हुए हैं, यानी कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, उसका संसद में एक भी प्रतिनिधि नहीं है, फिर भी वह सब उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भारत के चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड तो है, लेकिन इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में अभी इसकी कोई वास्तविक हैसियत है, मान्यता नहीं है। ये सिर्फ रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त नहीं है। इसका मतलब है कि संसद में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ये कॉर्पोरेट मामलों की व्यवस्था में किसी कंपनी में शामिल होने जैसा है। ये लोकतांत्रिक नहीं है। जैसे ध्रुव राठी ने कल बोला था ना कि शेल कंपनियां होती थी, अब शेल पार्टियां होती हैं। हालांकि ये पार्टी कैसे बनी, अचानक से कैसे रजिस्टर्ड हो गई पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें अब चल रही हैं। लेकिन अब कीर्ति आजाद ने भी यही बात बोली कि आपस में इनकी लड़ाई चल रही है और असली पार्टी तो ममता बनर्जी की ही पार्टी है, तो ये तो शेल कंपनी वाली पार्टी है। अब देखिए, जो भी हो, सच्चाई तो ये है कि ये एनसीपीआई में इनका विलय हो चुका है, ठीक है। और ना नुकुर करते करते एनसीपीआई ने भी मान लिया कि हाँ भाई हमारे सांसद हैं। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि आने वाले कैबिनेट विस्तार में किस किस को मंत्री पद मिलता है, और अगर जिसको नहीं मिलता है वो क्या करेगा भाई। ले देखिए, उसको सांसद ही बने रहना था, तो फिर ममता बनर्जी क्या बुरी थी। 2 महीने पहले तक तो ममता बनर्जी के नाम की माला जपी रहते सारे के सारे। अच्छा, ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये सारी चीजें ऐसी चलती रहेंगी। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रबाबू नायडू ये सब नहीं देख रहे हैं? क्या वो नहीं देख रहे हैं कि उनके 16 सांसदों का बीजेपी क्या हश्र कर सकती है? जब उनके खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनके सांसद 1 महीने नहीं टिक पाए, टूट गए, तो चंद्रबाबू नायडू के सांसदों का क्या भरोसा है भाई? 2/3 तो किसी की भी टूट सकते हैं। 20 तोड़ना अगर आसान है तो 16 तोड़ना तो और आसान है। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़े सहयोगी हैं एनडीए के, अब नहीं है, पहले थे। तो जब आप सबसे बड़े सहयोगी होते हैं तो आपकी राजनीतिक हैसियत होती है। भाई, राजनीतिक हैसियत किससे होती? नंबर गेम से होती। सबसे ज्यादा नंबर आपके पास थे, तो अब आपके पास वो नहीं है, अब आप नंबर 2 के हैं। ऐसा करके बीजेपी अपने सहयोगियों को डायरेक्ट मैसेज दे रही है कि वो इस गलतफहमी में ना रहें कि 16 सांसदों वाली पार्टी किसी भी तरह की बार्गेन कर सकती है, हर दूसरे महीने दिल्ली पहुंच सकती है, हर तरह की शर्त रख सकती है। ये तो दोस्तों तब हुआ है जब 2024 के लोकसभा चुनाव निपटते अभी 2 साल ही हुए हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, 25 निकला, फिर अब 26 पे आए हैं हम, तो ऑलमोस्ट 2 साल ही पूरे नहीं हुए हैं। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसदों को यह मैसेज दिया है बीजेपी ने, अभी तो 2 साल और होने हैं, तब तक पता नहीं क्या होगा। तो ये एनडीए के अंदर जो सहयोगी है ना, जो एनडीए के खिलाफ है, वो तो खैर उनका तो पता नहीं क्या होगा। जो एनडीए के सहयोगी हैं वो भी ये बैठकर सोचेंगे कि इनके खिलाफ अगर चुनाव लड़ो तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी पार्टी बचेगी, इनके साथ अगर राजनीति करो तो भी कोई गारंटी नहीं है। भाई, सबसे पहले अगर कोई पार्टी टूटी है तो वो कौन सी टूटी है दोस्तों? वो शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी थी। भाई, उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि शिवसेना का आज तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड रहा है एनडीए के साथ, 20 साल से ऊपर का रिकॉर्ड रहा है। बहुत पुराने सहयोगी हैं, तब से हैं जब से बाला साहब ठाकरे बड़ी शक्ति थे महाराष्ट्र में, बाद में वो छोटी पार्टी बने। तो इतने पुराने टाइम से इतना लंबा गठबंधन जिस पार्टी के साथ था, वो पार्टी टूट गई। साथ रहने वाले भी सुरक्षित नहीं है, दूर जाने वाले भी सुरक्षित नहीं है। तो आपको क्या लगता है, एनडीए के जो 5 सीटों वाले चिराग पासवान जैसी पार्टियां हैं, वो नहीं सोचती होंगी कि उनका क्या होगा? और काकोली घोष, आप देखिए ना, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, अब तक उनकी चर्चे होते थे, जहां भी मोदी जी बैठते थे एनडीए की मीटिंग में, वो बगल में बैठते थे। अब वो सीट आपको शेयर करनी पड़ेगी काकोली घोष से। दोस्तों, आप इसको किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।